हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स, इसे हम हिंदी में मूलभूत कण भौतिकी भी कहते हैं। मूलभूत कण से हमारा क्या मतलब है? हमारे पास में बहुत सारे कणों का आज की तारीख में अगर हम देखें तो ज्ञान है। हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर बहुत सारे कण पाए जाते हैं, लेकिन ये विषय अपने आप में कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है। इसलिए हम थोड़ा सा इस विषय के हिस्ट्री के बारे में भी इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे ये एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का जो विषय है ये डेवलप हुआ। तो आइए देखते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स की शुरुआत 1897 से मानी जाती है, जब जे जे थॉमसन एक व्यक्ति थे जिन्होंने की कैथोड किरणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इन्होंने क्या पाया कि जब कैथोड को गर्म किया जाता है तो जो कैथोड होता है, जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, इससे एक बीम ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं, यानी कि एक कणों की पुंज निकलती है। और इस कण की जो पुंज है, इसको जब इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा तो इन्होंने पाया कि ये जो पुंज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कुछ रेस्पॉन्स देती है। साथ ही साथ में उन्होंने जब इस पुंज को मैग्नेटिक फील्ड में भी गुजारा, तब भी इन्होंने पाया कि ये पुंज जो है मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ न कुछ रेस्पॉन्स देती है। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर कोई कण रेस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि उसके ऊपर किसी न किसी तरह का बल लग रहा है, और उस बल को हम देते हैं F इक्वल टू क्यू इंटू ई। यानी जो भी कण इस कैथोड से बाहर आ रहा है, कैथोड से बाहर आ रहा है, वो कण क्या है? आपका आवेशित कण है, यानी कि चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, आवेशित कण पर आवेश। अब यहां पर जो थॉमसन थे, उनको ये मालूम नहीं था कि ये कण जो है ये वास्तव में कौन सा कण है, लेकिन इनको इतना पता चल गया था कि ये जो परमाणु है उस परमाणु से कहीं न कहीं ये बाहर आ रहा है। और परमाणु से बाहर आ रहा है, यानी कि जो एटम जिसको हम बोलते हैं उससे बाहर आ रहा है। और इस कण को इन्होंने नाम दिया कि ये जो कण है ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जब इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मापा गया तो द्रव्यमान इसका एटम की तुलना में बहुत कम था। एटम की तुलना में बहुत कम था, बहुत कम था। इसलिए लोगों के मन में ये आया कि अगर आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान बहुत कम है, तो यहाँ पर दो समस्याएं आई। एक समस्या तो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उस पर ऋणात्मक आवेश हम मान के चल रहे हैं तो एटम जो है वो न्यूट्रल कैसे हो सकता है? ठीक है, वाई एटम इज न्यूट्रल। वाई एटम इज न्यूट्रल, यानी एटम जो है वो बिना किसी आवेश के कैसे रह सकता है। तो इसके लिए ये कहा गया कि जो एटम होता है उसके अंदर एक समंदर होता है धनात्मक आवेश का, और उस धनात्मक आवेश के बीच में आपके ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से थॉमसन जो है उन्होंने अपना ये मॉडल दिया कि पूरे के पूरे जो एटम है उसके अंदर आपका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, और बाकी का जो भी द्रव्यमान है एटम का वो इन धनात्मक आवेश की वजह से आता है। तो थॉमसन का जो आइडिया था
कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक समान रूप से वितरित है, इसको बहुत ही जल्द रदरफोर्ड के फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है रदरफोर्ड का, उसने इसे झूठा साबित कर दिया। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक गोल्ड का पतला सा फॉइल लिया और इस फॉइल के ऊपर अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट की। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण जो है अ, उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए अल्फा कण को जो है हीलियम, आयोनाइज्ड हीलियम का नाभिक कहा गया था। आयोनाइज्ड हीलियम का जो नाभिक है वो माना गया था। तो आयोनाइज्ड हीलियम क्या होता है? He, इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो जो बचेगा वो हीलियम का नाभिक बचेगा। तो इन अल्फा कण की यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट की गई और बॉम्बार्डमेंट में इन्होंने क्या पाया कि बहुत सारे जो अल्फा कण है वो तो सीधे सीधे निकल जाते हैं, बहुत सारे अल्फा कण जो है वो सीधे सीधे निकल जाते हैं, और कुछ अल्फा कण जो है कुछ एंगल से डेविएट भी होते हैं, यानी कि वो सीधे सीधे नहीं जाते हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जिनका डेविएशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जो कि वापस विपरीत दिशा में चले जाते हैं, जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर इस जो रिजल्ट आया उसको थॉमसन के जो मॉडल है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे के पूरे एटम के अंदर एक समान रूप से वितरित है, उसी के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे जब इसको समझने की कोशिश की गई तो ये पाया कि भाई अगर अल्फा कण आपका स्ट्राइक करेगा किसी एटम के साथ में, जिसमें कि एक समान रूप से पूरे के पूरे एटम की जो रेडियस है उसमें पूरे के पूरे चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो अल्फा कण है जो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके सीधे पार जा रहे हैं, बिना किसी डेविएशन के आगे निकल रहे हैं, इनका कुछ न कुछ डेविएशन तो होना ही था, क्योंकि किसी न किसी पॉजिटिव चार्ज के तो ये संपर्क में आने ही थे अल्फा कण, और उनके प्रतिकर्षण बल की वजह से इनका जो है डेविएशन होना था। लेकिन जब बहुत सारे कण बिना डेविएशन के निकल गए तो रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। तो उन्होंने जो थॉमसन का मॉडल था उसको इन्होंने थोड़ा सा परिष्कृत किया, यानी कि मॉडिफाई किया, और उन्होंने बोला कि जो भी एटम होता है उसके सेंटर में आपका कुछ ऐसा होता है जहां पर कि आपका जो सारा का सारा धनात्मक आवेश है, ठीक है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज, वो सारा का सारा आपका जो है एक केंद्र में होता है, एक सेंटर पर होता है, और इस केंद्र को इन्होंने नाम दिया नाभिक। इस केंद्र को इन्होंने नाम दिया नाभिक। और जो ऋणात्मक चार्ज है उससे अल्फा कण डेविएट नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा, क्योंकि अल्फा कण और जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्रव्यमान के बारे में जानकारी पहले से थी। तो उनका कहना था कि जो अल्फा कण है उनकी गति जो इतनी ज्यादा है कि अगर इलेक्ट्रॉन के साथ में उनकी स्कैटरिंग होगी तो अल्फा कण जो है इलेक्ट्रॉन को भी वहां से बाहर कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो कुल मिला के जो नाभिक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से अल्फा कणों की स्कैटरिंग संभव नहीं है। स्कैटरिंग तभी संभव है जबकि नाभिक के केंद्र में आपका जो धनात्मक आवेश है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितना भी द्रव्यमान है वो सबका सब इस नाभिक के अंदर, यानी कि जो सेंटर है आपका, यहीं पर मिलेगा। तो इस डिस्कवरी के बाद में जबकि जो हाइड्रोजन का नाभिक है उस हाइड्रोजन के नाभिक को ही इन्होंने कहा कि ये एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है, इसको इन्होंने नाम दिया गया कि ये एक प्रोटॉन है। और नील बोर जो एक फिजिसिस्ट थे उन्होंने उस समय लगभग 1914 के आसपास ये माना कि जो नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने ये मॉडल दिया कि आपके जो नाभिक है वो केंद्र का काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस केंद्र के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमता रहता है। तो यहाँ से जो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर एटॉमिक शेल्स का कंसेप्ट आया, यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग शेल में गति करता है। तो ये जो मॉडल दिया ये 1914 में बोहर साहब ने दिया और उन्होंने इसे बोहर का एटॉमिक मॉडल भी नाम दिया गया, इसे उसी नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो समस्या है वो यहीं की यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो हीलियम का मास था, हीलियम के जो नाभिक का मास था वो 4 गुना था आपके हाइड्रोजन के नाभिक से, हाइड्रोजन के नाभिक से 4 गुना था। और अगर ये माना जाए कि हीलियम के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और इन 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश को बैलेंस करने के लिए केवल 2 प्रोटॉन वहां पर है, प्रोटॉन वहां पर है, तो यहाँ पर जो हीलियम के नाभिक का मास आना चाहिए था वो 2 गुना हाइड्रोजन के एटम का मास आना चाहिए था, लेकिन आता वास्तव में कितना है, 4 गुना आता है। तो यहाँ पर एक नई समस्या आ गई कि ये कैसे हो सकता है, और ये कैसे हो सकता है तो इसके लिए खोजबीन की गई कि क्या कुछ और भी वहां पर है जो कि प्रोटॉन के साथ में है। तो इस समस्या का हल जो है आपके एक और वैज्ञानिक हुए चैडविक, इन्होंने क्या पाया कि नाभिक के अंदर एक और कण होता है जो कि प्रोटॉन के साथ में रहता है, और वो कण है आपका न्यूट्रॉन, और वो कण है आपका न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन की भी खोज हुई। तो अगर हम इसको फिर से एक रिवाइज करें तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, और जो चैडविक है उन्होंने 1932, ये जो खोज हुई कब हुई है, ये हुई है आपकी 1932 में हुई है न्यूट्रॉन की खोज। तो इस तरीके से 1932 तक आपके 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जानकारी लोगों को लग गई थी। एक थे आपके इलेक्ट्रॉन, दूसरे थे आपके प्रोटॉन, तीसरे थे आपके न्यूट्रॉन। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम और भी देखेंगे कि क्या ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल की स्टोरी थी वो यहीं पर खत्म होती है या आगे हमें कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जानकारी लगती है। टिल देन, थैंक यू।